हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस स्टार चैनल की मैथ्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालने के मेथड्स बताएंगे और इनको यानी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि यानी कि जो हमारा डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर दिया गया है उसका नाम ही है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक। किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि मेथड के बारे में हमें जानना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त में से। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त जैसे हम इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, एलसीएम सुना होगा आप सबने, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसमें हम जो लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं समापवर्त और यहाँ पे बोलते हैं समापवर्तक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन मल्टीपल की बात होती है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात होती है। ये HCF के नाम से, HCF के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि समापवर्त क्या होता है। पहले हम बात करेंगे कि समापवर्त क्या होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि समापवर्त के विषय में जब हम जानते हैं तो एक संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से, कोई भी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या है वो 2 या 2 से अधिक संख्या से अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो उन संख्याओं का क्या कहलाता है? समापवर्त कहलाती है, समापवर्त कहलाती है। जैसे कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि कोई नंबर है 3 है, 5 है और 6 है। ध्यान दीजिएगा कि 3 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो 30 हो गया, 60 हो गया और 90, या आगे हम इस टाइप से देखते जाएं 120 आ गया, या कोई भी संख्या है तो देखेंगे जो 30 है, ठीक है, 30 जो है वो 3, 5 और 6 तीनों से क्या है? विभाजित हो रहा है पूरी तरीके से। यानी कि अगर जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से विभाजित हो गया। अगर 60 को आप क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं से विभाजित करेंगे तो ये तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा 60 भी। यानी कि 30 जो है आप देखेंगे 30 जो है वो 3 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और 6 से भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यही आप देखेंगे कि जो 60 है, 60 जो है वो भी 60 जो है वो 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित है। यानी जिसका शेषफल 0 आ जाए उसे हम कहते हैं पूरी तरीके से विभाजित हो गया, कोई शेषफल ना बचे। तो यहाँ पे हमने देखा 90 की बात करते हैं। जब 90 को देखते हैं तो 3 पूरी तरीके से 90 से विभाजित हो जा रहा है, 5 भी 90 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है और 6 भी जो है वो 90 यानी 6 भी 90 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे? 30, 60 और 90 जो है वो 3, 5 और 6 का समापवर्त है, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, कोई भी संख्या जो दी गई संख्या से अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो वो उस संख्याओं का क्या कहलाती है? समापवर्त कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि 30, 60, 90, 120 इस टाइप से ये क्या हो जाएंगे? 3, 5 और 6 के समापवर्त हो जाएंगे। शायद समझ में आ गया होगा कि समापवर्त क्या होते हैं? वे नंबर जो दिए गए नंबर से पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम समापवर्त कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता
ठीक है। लघुत्तम समापवर्त की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वो छोटी से छोटी संख्या होता है जो उस दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि जो भी समापवर्त हैं, अब इसके तो समापवर्त बहुत सारी संख्या होंगी, उन दिए गए समापवर्त में से वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यानी कि जो भी समापवर्त है, इन तीन नंबरों का जो समापवर्त है, उन तीन नंबरों का जो समापवर्त में से जो छोटी से छोटी, यानी क्योंकि यहाँ पे लिखा है लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है लीस्ट, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। उसे हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो आपने देखा कि जो भी दिए गए समापवर्त थे उनमें से छोटी जो संख्या थी वो क्या थी, 30 थी। यानी कि अगर हम बात करेंगे 3, 5 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालने के मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड मेथड की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो अभाज्य गुणनखंड मेथड की बात करेंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंड मेथड में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में जैसे कि हमने जो संख्या ली, मान लेते हैं कि नंबर जो लिए थे, अभी हमने 3, 5 और 6 लिए थे, 3, 5 और 6 नंबर लिया था। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम फाइंड करना है, लघुत्तम समापवर्त अगर हमें फाइंड करना है, तो हम तीनों नंबर को अभाज्य गुणनखंड के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम नंबर्स के टर्म में, प्राइम नंबर्स यानी कि जो खुद से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड हो, ठीक है, जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो आपने देखा 3 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 को अगर आप लिखेंगे तो 5 ही हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 into 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1 लिखा हुआ है। सब में से, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से गुणनखंड है कॉमन, 3 है, 2 है और 5 है। आपने देखा कि 2 है, 3 है और 5 है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जैसे इसमें अगर बाई चांस 2 और 3 होते, इसमें भी 5 और 3 होते, इसमें भी 5 और 3 होते, तो सब में से जो 3 की पावर मैक्सिमम वाली होती उनको हम अलग कर देते, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3 की पावर मैक्सिमम 1 है, तो हमने क्या किया, 3 की पावर 1 को मैक्सिमम यहाँ पे बाहर निकाल दिया। फिर हम देखेंगे कि 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर भी मैक्सिमम 1 ही है। फिर हम देखते हैं 5 की कितनी मैक्सिमम पावर है, 1 ही है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर लेंगे, यानी कि 3 2 जा 6 और ये 5, 6 5 जा 30। तो अभी हमने देखा था कि जो 30 था वो क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, उसको हम करते हैं इसी मेथड से। इसी मेथड से हम एक क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसी मेथड से हम एक क्वेश्चन करेंगे 16 24 40 का एलसीएम। 16 24
और 40 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के टर्म में हमें डिवाइड कर देना है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को देखिए अगर नहीं आता है किसी को तो आपको इस टाइप से भाग देना है, यानी कि पहले क्या है 2 तो 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी इसको ब्रेक करके जो लिखा है वो कितने बार हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया, यानी कि इसको अगर हम पावर की टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, अगर पावर वाला नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक, 24 को अगर हमें ब्रेक करना है तो 24 को ब्रेक करने का तरीका यानी कि 24 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर क्या आया 3। अभी 2 से तो जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। इसको अगर हम पावर की टर्म में लिख सकते हैं तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम 40 को देखेंगे, 40 को अगर हमने देखा तो 40 को ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। अब देखिए 5 जो है वो 5 से ही जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5। इसको पावर की टर्म में लिखेंगे, घात की टर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। अब देखिएगा यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन कौन से 2 3 और 5 है। ठीक है, 2 3 और 5 है, तो देखिए जो तो सबसे मैक्सिमम पावर को हम बाहर निकालेंगे, जैसे कि 2 में से यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो जो 2 की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 4 है, तो हम निकालेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 और अब हम 3 पे पहुंचे। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी 1 ही है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 1 को बाहर निकाल देंगे। अब हम 5 को देखेंगे, 5 की भी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो हम 5 की मैक्सिमम पावर 1 को बाहर निकाल लेंगे। अब हम तीनों को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यानी 4 2 की पावर 4 कितना होता है 2 की पावर 4 16 होता है, ये 3 होता है और ये 5, यानी 16 × 15। आप इसको गुणा कर लीजिए, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वो 240 आ गया। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम अभाज्य गुणनखंड मेथड का यूज करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे उसका तरीका क्या होता है। ठीक है, आपने देखा कि जो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बस आप गुणनखंड कर दीजिए, उसके अभाज्य गुणनखंड के टर्म में ब्रेक कर दीजिए। जो मैक्सिमम पावर है तीनों में देखिए कौन सा, जैसे 2 तीनों में कॉमन है, लेकिन 2 की जो मैक्सिमम पावर है उसको बाहर निकालना है। 3 की जो मैक्सिमम पावर है उसको बाहर निकालेंगे। 5 की जो मैक्सिमम पावर है उसको बाहर निकालेंगे। तीनों को गुणा करके और जो भी फाइनल आंसर वही क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन एक और समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 4 8 4 8 16 और 32, इसको यहाँ पे देखा था 2 को क्या लिख सकते, 4 को क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3 हो गई, ये क्या हो गया 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की पावर 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या है केवल एक ही तो प्राइम नंबर आ रहा है 2, एक ही फैक्टर आ रहा है। ठीक है, सॉरी एक ही अभाज्य गुणनखंड कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की मैक्सिमम पावर जो है वो 5 ही है। ठीक है, तो इसी को बाहर निकाल लेना है और हमें पता है 2 की मैक्सिमम पावर 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है 32, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 4 8 16 32 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 32
ध्यान दीजिएगा, अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 3, 4, 5 और 6 आपके लिए 3 संख्याओं का है, ठीक है, लेकिन हम ज्यादा संख्याओं का करा देंगे तो आप कम संख्याओं का तो कर ही लेंगे, इसलिए हम ज्यादा के टर्म में बता दे रहे हैं। और आप क्या कीजिएगा, जो प्रैक्टिस बुक होगी आपके पास या क्वेश्चंस जहां से भी मिले तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 3 की पावर जो मैक्सिमम होगी वो 3 की पावर 1 ही होगी। ये 4 को आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2। ये 5 1 की मैक्सिमम होगा यानी कि 5 की पावर 1। ये क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। आपने देखा कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। अभाज्य गुणनखंड जो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 और 5 है। तो इसमें से जो मैक्सिमम वाली पावर है वो क्या है, 2 है। इसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है और 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 5, 3 4 जा 12 इंटू 5, 12 5 जा 60। तो आपने देखा जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया, 60। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अभाज्य गुणनखंड मेथड से अगर आप चाहें तो एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब हम बताते हैं भाग विधि द्वारा, ठीक है। अब हम भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। भाग विधि, देखिएगा इसको करने का तरीका समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही आसान तरीका होता है भाग विधि द्वारा। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं को हम भाग विधि द्वारा भी दिखा देते हैं कि किस टाइप से किए जाएंगे। जैसे 3, 5 और 6 का हमने एलसीएम फाइंड किया था और हमें पता है कि उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी, ठीक है। तो हम 3, 5 और 6 का भाग मेथड द्वारा, 3, 5 और 6 का भाग विधि द्वारा हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 लिख लिया, 5 लिख लिया और 6 लिख लिया। हम प्राइम नंबर से ही हमेशा डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर से ही हम हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें किस टाइप से डिवाइड करेंगे वो देखिएगा, और हमेशा प्राइम नंबर से, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस टाइप से हमेशा डिवाइड करेंगे, ज्यादा आसान रहता है इसलिए, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 से पहले जब हमने डिवाइड किया, जब हमने 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, यहाँ पे 3 तो जाएगा नहीं, 3 तो वैसे ही लिख लीजिए। 5 भी 2 से नहीं जाता, 5 भी ऐसे ही लिख लीजिए, और 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है। फिर देखिए कि आप 2 वाला तो कोई फैक्टर अंदर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 वाला कोई मल्टीपल तो है नहीं, सॉरी। फिर हम देखेंगे कि आप 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे 5 और यहाँ 3 1 जा 3 आ गया। आप देखिए यहाँ पे तो ये 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, केवल 5 बचा हुआ, तो हम क्या करें, 5 से इसको डिवाइड कर दें, 1 1 और 1। हम तब तक डिवाइड करेंगे, हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पे शेषफल 1 ना आ जाए, जब तक यहाँ पे शेषफल 1 ना आ जाए तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। अब जो भी डिवाइड जिससे डिवाइड किया है, इन क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि 30 हमारा आंसर, यानी कि 30 3, 5 और 6 का एलसीएम होगा, ठीक है। 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 16, 24 और 40, 16, 24 और 16, 24 और 40, ठीक है। इसको हम भाग विधि द्वारा दिखा देते हैं करके, तो 16, 24 और 40, ठीक है। इसको हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0। फिर 2 से देखिए 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो 2 4 जा 8,
1, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। अब किससे जाएगा, ये 5 से ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल 5 बचा हुआ है, तो 1 1 और 1 आ गया। तो आपने देखा कि जो भी हमने जिस से भाग दिया है वो सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड जिनसे हमने भाग दिया है उन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये क्या हो गया 16 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 16 इंटू 15। तो इसका आंसर जो आएगा 16 इंटू 15, 5 6 30, 5 इंटू 5 240, ठीक है। तो 240 इसका एलसीएम जो आएगा 16, 24 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 240 आएगा। और उससे पहले भी यही आंसर आया था। तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है भाग विधि द्वारा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम एलसीएम के ही टर्म में बात करेंगे, ठीक है, एलसीएम के टर्म में ही अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन जो अगर पावर के टर्म में, अभी तो हमने बता दिया कि पावर के टर्म में क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होते हैं, और अगर पावर की टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है इस टाइप से पूछा जाता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 9, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। हमें इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमने जो अभी गुणनखंड विधि द्वारा जो क्वेश्चन बताया था सॉल्व करके, उसी टाइप से आपको देखना है कि आपको 2 में कंपेयर करना है। 2 में जो सबसे बड़ी घात होगी कौन सी है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 4 बड़ा है तो 2 की पावर 4 को हम बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 5, यानी 3 की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 5 की पावर 9। तो हमारा जो भी आंसर होगा एलसीएम जो होगा वो क्या होगा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 9। यानी कंपटीशन लेवल से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी तो इस टाइप का क्वेश्चन में जैसे 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 18, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दे देगा एग्जामिनर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 21। तो ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 में कंपेयर करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको बाहर निकाल देंगे तो 2 की पावर 7, 3 की पावर 11 और 3 की पावर 15 में कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 15 वाली घात बड़ी है, यानी 3 की पावर 15, और 7 की पावर 18 और 7 की पावर 21 में कौन सा बड़ा वैल्यू है, यानी कि 7 की पावर 21। यही क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी पावर्स की टर्म में अगर एलसीएम फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम डेसिमल के केस में बात करते हैं। अगर दशमलव के केस की बात होती है तब हम एलसीएम किस टाइप से निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डेसिमल में कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.2, ठीक है, 1.2 है, 0.36 है, 0.36 है और क्या दिया हुआ 1.80 दिया हुआ है, और हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। देखने में टफ लग रहा है लेकिन टफ नहीं है, ठीक, देखने में टफ लग रहा है लेकिन टफ नहीं है। हम देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल वाले जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पॉइंट के बाद में देखेंगे डिजिट्स को। पॉइंट के बाद में यहाँ पे एक डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिखी है, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिखी है, तो हमें डिजिट्स को बराबर बना लेना है। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे 1.20 लिख सकते हैं ताकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हो जाएं।
और यहाँ पे 1.80। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हम पॉइंट से फ्री कर देंगे वैल्यूज को। 120 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 36 हो गया, ये 180 हो गया। ठीक है, 180 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 120, 36 और 180 का एलसीएम हम सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, जो मेथड अभी हमने बताया। चाहे आप अभाज्य गुणनखंड मेथड से कीजिए और चाहे भाग विधि द्वारा कीजिए। तो हम भाग विधि द्वारा करते हैं। 2 6 12 0, 2 1 2 और 2 8 16, 2 9 18 और यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 3 6 0, 2 9 18, 2 2 2 4 8, 2 5 10। फिर 2 से जाएगा 2 1 2, यहाँ 15 9, यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, कोई भी मल्टीपल यहाँ 2 का नहीं है। 3 से देखिए 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। अब देखिए 3 से यहाँ पे 3 1 3 और यहाँ 3 5 15। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, आपको 5 से ही भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हम क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो भी नंबर से हमने डिवाइड किया, अब इनको हमको क्या करना है, फाइनली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कितनी बार 1 2 3, यानी 1 2 3। यहाँ पे 3 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 1 बार लिखा है, तो यानी ये 8 हो गया। ठीक है, ये 3 3 9 हो गया, ये 5 हो गया। तो 45 इंटू 8, 8 5 40, 4 8 32, 36। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो कितना आ गया, इसका एलसीएम जो आ गया वो 360 आ गया। अब देखिए आपने पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ली थी, तो 2 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट कहाँ जाएगा 3.60। अगर आंसर पूछता है तो आंसर आपको पॉइंट में देना है, क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चन थे। तो देखा कि 3.60 कितना आसान तरीका है, देखने में डर जरूर लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से हम पॉइंट वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.18, ठीक है 0.18, 0.12 और दिया हुआ है 3.6। एक और क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.18, 0.12 और 3.6, और हमने क्या बताया कि पॉइंट के बाद में डिजिट सेम रखिए, चाहे आपको 0 बढ़ाना पड़े आप अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0.18 है, 0.12 है और यहाँ पे 3.60 करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट है और हमें 1 डिजिट और चाहिए, तो हम 0 लगा के बढ़ा देंगे। फिर हमने पॉइंट से फ्री कर देना है, ये 18 हो गया, ये 12 हो गया और ये 360 हो गया। ठीक है, ये 360 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम वैसे ही भाग विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, यहाँ पे 0। फिर हम 2 से ले जाएंगे, 2 यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 2 9 18, यहाँ पे 0। अभी भी अगर हम 2 से ले जाना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 8, 2 5 10। आप देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से ले जाएंगे, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। 3 से फिर से 3 1 3 1, 3 5 15। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 भी एक नंबर बचा हुआ है जो कि 5 से ही वो डिविजिबल है। तो 5 यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो जो भी नंबर्स आए उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3। 3 कितनी बार है, 2 बार है। और 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो क्या हो गया, आंसर जो आएगा वो 360 ही आएगा, क्योंकि अभी भी ऐसे ही था। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स, यहाँ पे कितनी डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स को हमने बनाया था, इसीलिए 2 डिजिट्स के बाद ही हमेशा इधर से 2 डिजिट काउंट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 3.60। एलसीएम कितना आया, 3.60।
तो बहुत ही सिंपल तरीका था। आपने देखा कि जो भी अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे लगता है कि शायद आज के लिए ये इतना लेक्चर आपके लिए काफी सफिशिएंट है। और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं महत्तम समाप्त वर्तक के बारे में बताऊंगी। जो HCF है उसको भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस टाइप से फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास मेरी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में बैठते हो तो सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं, आपके सीटेट में भी पूछे जाते हैं, या अदर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।